टाइम्स न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। फूलपुर में हो रहे उपचुनाव को लेकर जहां सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज पहुंचे और फूलपुर क्षेत्र में जहां उन्होंने सभा को संबोधित किया, तो अपनी टीम के हिस्से के नेता और सांसद और डिप्टी सीएम की उन्होंने तारीफ की, तो साथ ही समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा है। और मंच से क्या बोले हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आइए दिखाते हैं आपको। भारत माता की, भारत माता की, गंगा मैया की, गंगे मैया की। इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मेरी टीम के हिस्से थे आज भी डिप्टी सीएम श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, सिद्धार्थनाथ सिंह जी स्वास्थ्य मंत्री थे, नंदी जी हमारी सरकार के मंत्री आज भी हैं, श्रीमती रीता बहुगुणा जोशी जी, प्रोफेसर रीता बहुगुणा जोशी जी, सांसद के रूप में श्रीमती केसरी देवी पटेल जी, ये सभी लोग हमारे विधायक गणों में हर्षवर्धन वाजपेयी, और ये सभी लोग उस अभियान के साथ जुड़ करके इन्होंने प्रयागराज कुंभ को सफल बनाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाई थी। और प्रयागराज कुंभ एक नया मानक गढ़ा था। ये पीडीए नहीं, ये प्रोडक्शन हाउस है दंगाइयों और अपराधियों का। इन लोगों ने, याद करिए, उत्तर प्रदेश का कोई ऐसा अपराधी नहीं, कोई ऐसा माफिया नहीं जो समाजवादी पार्टी का शागिर्द न हो। प्रयागराज महाकुंभ 2025 के ठीक पहले फूलपुर विधानसभा क्षेत्र का ये उपचुनाव आप सबसे अपील करने के लिए आज मुझे यहां लेकर के आई है। कभी उत्तर प्रदेश अराजकता और दंगों के लिए जाना जाता था, गुंडागिर्दी के लिए जाना जाता था, पहचान का संकट था, युवाओं के सामने, नौजवानों के सामने बेटी और बहन की इज्जत सुरक्षित नहीं थी, किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर होता था, व्यापारी असुरक्षित महसूस करता था, नौजवानों को नौकरी नहीं मिलती थी, नौकरी पहले ही नीलाम हो जाती थी। याद करिए, प्रयागराज का अतीक अहमद राव, गाजीपुर का मुख्तार अंसारी रहा हो, अंबेडकर नगर का खान मुबारक रहा हो, ये सभी के सभी समाजवादी पार्टी के प्रोडक्शन हाउस की ही उपस्थिति, बिजनेस पार्टनर थे लोग, एक साथ अपराध के लिए बिजनेस करते थे। ये समाजवादी पार्टी व समाजवादी पार्टी नहीं जिसके नाम पे भ्रम में डालते हैं। बहन और भाइयों, समाजवादी आंदोलन देश की आजादी के बाद देश के अंदर प्रारंभ हुआ था, मूल्यों के लिए, आदर्शों के लिए। जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, आचार्य नरेंद्र देव, चंद्रशेखर जी, जनेश्वर मिश्रा जी, मोहन सिंह जी जैसे स्वनाम धन्य सोशलिस्ट और समाजवादी इस आंदोलन के साथ जुड़े थे, जिन्होंने लोकतंत्र के लिए काम किया, राजनीति की शुचिता के लिए आजीवन लड़ते रहे। ये आज की समाजवादी पार्टी तो माफिया और अपराधियों का जमावड़ा भर रह गया है। और इसीलिए तो प्रदेश के अंदर एक नारा निकल पड़ा है, देख सपाई बिटिया घबराई।
देख सपाई बिटिया घबराई। यही तो अयोध्या में हुआ, यही कन्नौज में हुआ, यही लखनऊ में हुआ, यही हरदोई में इन लोगों ने किया। अब आप बताओ, क्या इसमें कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी क्या? आप मुझे बताओ, इनको बुरा लगता है, कहते हैं साहब कार्रवाई क्यों कर दी? हमने कभी इन अपराधियों को और इन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? बहन और भाइयों, ये वही माफिया और अपराधी हैं जो एक और 2006 में 2 विधायकों की निर्मम हत्या हुई थी। याद करिए, गाजीपुर में श्री कृष्णानंद राय की हत्या हुई थी। कृष्णानंद राय के साथ 7 लोग मारे गए थे और में एक रमेश पटेल भी थे, एक रमेश यादव भी थे। ऐसे ही 7 लोग थे। निर्मम हत्या गोलियों से भून करके समाजवादी पार्टी के संरक्षण में पनपने वाले उस माफिया के इशारे पर उसके संरक्षण में यह हत्या हुई थी, जिसके मरने पर मरसिया पढ़ने के लिए समाजवादी पार्टी का मुखिया जाता है। बहन और भाइयों, याद करिए, राजूपाल की हत्या करने वाला कौन माफिया था? ये राजूपाल की हत्या करने वाला व्यक्ति इसी समाजवादी पार्टी के शागिर्द बनकर के प्रयागराज को बदनाम करता था। आप याद करिए, ये समाजवादी पार्टी, इसीलिए मैं कहता हूं समाजवादी पार्टी का मतलब आज के दिन पर, समाजवादी पार्टी का मतलब प्रोडक्शन हाउस है ये माफिया और अपराधियों का। हर दुर्दांत माफिया और अपराधी यहां से पैदा होते हैं, यहां से आगे बढ़ते हैं, पनपते हैं, और इनको अच्छे अच्छे ट्रेनर वहां पर इन लोगों ने पैदा करवाए हैं। बहन और भाइयों, प्रयागराज वासियों को तो पता ही है, प्रयागराज वासियों को तो पता ही है कुंभ 2019 कैसे हुआ था। 13 और 7 में भी कुंभ हुए थे। तब की दुर्व्यवस्था, तब की अराजकता किसी से छुपी हुई नहीं थी। और 2019 में प्रयागराज कुंभ क्या भव्य था, क्या दिव्य था। भव्यता, दिव्यता, सुरक्षा, सुव्यवस्था और स्वच्छता का जो मानक गढ़ा था प्रयागराज कुंभ, ये डबल इंजन सरकार की सोच है। बहनों और भाइयों, समाजवादी पार्टी के वास्तविक चरित्र को देखना है तो देखिए, अयोध्या में एक निषाद बेटी के साथ क्या व्यवहार किया था इन्होंने, कैसा व्यवहार किया था। कन्नौज में एक बेटी के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया था। लखनऊ में एक बेटी के साथ जब भारी बरसात के कारण पूरी सड़कें जलमग्न हो गई थी, उस समय वह अपने परिवार के सदस्य के साथ बाइक से जा रही थी। इन सपाई गुंडों ने गिरा करके दुर्व्यवहार करने का प्रयास किया, और जब हमने कार्रवाई की तो ये सभी सपाई लाल पीले हो रहे थे। मैंने उनको तब कहा था, मैंने कहा लाल पीले मत होइए, याद रखना बेटी और बहन की इज्जत के साथ खिलवाड़ करोगे तो जन्नत में तो जगह नहीं मिलेगी, लेकिन जहन्नुम जरूर पहुंचाने का काम कर देंगे। बहनों और भाइयों, 20 नवंबर को चुनाव होना है, और 20 नवंबर के इस चुनाव के लिए आप याद करिए, अभी 12 नवंबर को देवोत्थान एकादशी है, और 15 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा का स्नान है, गंगा स्नान। भारी संख्या में मां गंगा के आंचल में जाकर के श्रद्धालु स्नान करते हैं। 13 नवंबर को चुनाव जब 20 नवंबर को भारत निर्वाचन आयोग ने किया तो समाजवादी पार्टी इसका भी विरोध की, यानी ये राम मंदिर का भी विरोध करते हैं, ये गंगा स्नान का भी विरोध करते हैं, ये हिंदू अस्मिता के साथ
खिलवाड़ करते हैं। बेटी और बहन की इज्जत का इन्हें कोई मतलब नहीं। नौजवानों के भविष्य के साथ ये लोग खिलवाड़ करने वाले लोग हैं। बहनों और भाइयों, सपा हो या बसपा, कांग्रेस हो या फिर इनका इंडी गठबंधन, ये सब एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं। याद रखना, ये लोग राष्ट्रीय अस्मिता के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग हैं। ये लोग राष्ट्रीय अस्मिता के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग हैं। ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का भी अपमान किया था। याद करिए, इन लोगों ने लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का भी सम्मान नहीं किया। ये लोग देश के अंदर आतंकवाद भड़काने का काम कर रहे हैं। अभी हाल ही में आपने देखा होगा, जम्मू कश्मीर विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित किया है। कश्मीर में धारा 370 फिर से बहाल करने का। बहनों और भाइयों, कश्मीर में धारा 370 का मतलब आतंकवाद की वापसी। बहनों और भाइयों, अगर आप उन्हें चुनाव जिता करके भेजने के लिए तत्पर हैं, तो विकास और सुरक्षा की गारंटी में डबल इंजन की सरकार की है। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री व शहर दक्षिणी से विधायक नंद गोपाल गुप्ता नंदी जहां LIC के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत किया, साथ ही दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया, तो वहीं उन्होंने मीडिया से बात किया। वहीं मीडिया ने जब उनसे सवाल पूछा कि बीजेपी के सांसद रॉबर्टगंज से प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है और उन्होंने कहा है कि दलित होने के कारण CM योगी उन्हें डांट कर भगा देते, तो मंत्री कुछ भी बोलने से बचते नजर आए। तो वहीं समाजवादी पार्टी की ओर से जहां निशाना साधा गया था, जिसमें कहा गया था कि वस्त्र से नहीं वचन से योगी होते हैं, जिस पर मंत्री नंदी ने पलटवार किया है और समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए दिखाते हैं आपको। से बीजेपी सांसद है बाबूलाल, उन्होंने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा है और कहा है कि योगी जी उन्हें दलित होने के कारण भगा देते हैं। देखिए, अब ये सब विषय पर हमारा विषय नहीं है कि हम बात करें, ना मेरी जानकारी में। पोस्टर लगाया गया है जिसमें राहुल गांधी को अर्जुन बताया गया है और अखिलेश यादव को भगवान कृष्ण की भूमिका में दिखा रहे हैं। अब देखिए, स्वयंभू भगवान बन जाए कोई, स्वयंभू बताइए, भगवान बन करके भगवान की बात करें। अखिलेश यादव ने एक बयान दिया, उन्होंने कहा है कि वस्त्र से कोई योगी नहीं होता, वचन से योगी होता है। किस तरह से? देखिए, अखिलेश यादव के DNA में हिंदू विरोधी, उनका पूरा DNA ही हिंदू विरोधी है। उनके पिताजी ने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई और जब भी वो बात करते हैं सीधा तुष्टीकरण की राजनीति। वो देखते हैं कि पूरा देश में हिंदू समाज संत महात्मा की पूजा करता है, संत महात्मा को मानता है, तो संतों को अपमानित करना, कौन सी ऐसी भाषा बोलें कि जिससे मुस्लिम खुश हो जाए, मुस्लिम पक्ष खुश हो जाए, उनका वोट हमको मिल जाए। केवल वोट की राजनीति के लिए वो इस तरह के बयान देते हैं। उनकी राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि जो कितने उन्होंने कर्जा माफ किया मोदी ने, और किसी का कर्जा नहीं, सिर्फ अडानी अंबानी जैसे 25 लोगों का कर्जा माफ किया। अगर हम सरकार में आते हैं तो 7 किलो राशन और साथ ही सिलेंडर फ्री। जब चुनाव आता है तभी वो इस तरह की बयानबाजी करते हैं। आप देखिए, 2024 के चुनाव में उन्होंने झूठ बोलकर खटाखट 8,000 रुपया महीना, 7,500 रुपया महीना मिलेगा, लाखों रुपए मिलेंगे, फॉर्म भराए गए। देश की भोली भाली जनता को मूर्ख उन्होंने लगा, फॉर्म हमने भर दिया अब मिलेगा। तो ये केवल और केवल जनता को बहकाकर भड़काकर वोट लेने की राजनीति है और जनता ये समझती है, जनता इनके बहकावे में छलावे में आने वाली नहीं है। इनको करारी हार मिलने जा रही है और हम सभी सीट पर अपना परचम लहराएंगे। महाकुंभ 2025 को भव्य और दिव्य बनाने के लिए जहां सारे विभाग जुटे हुए हैं, तो ऐसे में बनारस की 11 NDRF की टीम भी प्रयागराज में लगातार
लोगों को प्रशिक्षित और जागरूक कर रही है। बता दें, जहां अरेल घाट पर 11 एनडीआरएफ बनारसी की टीम ने लोगों को प्रशिक्षित किया है कि आपदा के समय किस तरह से बचाव करना है। साथ ही नाविकों को यहां पर ट्रेनिंग दी गई कि अगर श्रद्धालुओं के साथ कुंभ के दौरान कोई तरह का हादसा होता है, डूबता होता है, तो उन्हें किस तरह से बचाया जा सकता है, किस तरह से सीपीआर दिया जा सकता है। ऐसे में यहाँ इंस्पेक्टर राम सिंह और अनिल कुमार के नेतृत्व में ये अभियान चलाया गया और किस तरह पूरी जानकारी विस्तृत तौर से नाविकों को दी गई। यहाँ पर नाविकों के संग आम जनमानस भी इकट्ठा था, जिन्होंने यहाँ से जानकारी प्राप्त की और क्या कुछ कहना था इस पूरे मामले पर नाविकों का और अनिल कुमार का। आइए दिखाते हैं इंस्पेक्टर अनिल कुमार ने क्या कुछ कहा है। वो बोले ट्रेनिंग दिए थे कि नाव जब बैठे हो तो श्रद्धालु जो आएंगे महाकुंभ में, उन लोग मान लीजिए कोई गिर गया, बेहोश हो गया पानी में, उसको बचाने के लिए सीपीआर देना है कैसे। फिर थर्माकोल एक जैकेट है, वो जो नाविक जो चलाते हैं, जो श्रद्धालु बैठेंगे उस पर दर्शन करेंगे, वो लोग बैठा के पहना होना वीआईपी बैठाना है ताकि जो डूब जाए तो उसको सीपीआर देकर पुनः बेहोशी हालत में उसको जीवित करके 112 एम्बुलेंस बुलाकर उनकी सहायता की जाने के लिए। नमस्कार, मैं अनिल कुमार एनडीआरएफ वाराणसी की टीम से। जैसा कि आप देख रहे हैं, महाकुंभ आने ही वाला है, बहुत कम समय बचा है तैयारी को लेकर। इसी तैयारी को लेकर एनडीआरएफ की टीम, जो भी नाविक संगठन के यहाँ 1500 से लेकर 2000 तक संख्या है, तो सुरक्षा एजेंसियों के साथ इनकी भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो हम लोग प्रयास में है कि इनको फर्स्ट एड सिखाया जाए। अगर इन केस किसी भी प्रकार की बोट कैप्साइज हो गई, किसी प्रकार की और इंजरी हो गई, कोई डूब गया, तो उसको किस तरह से निकालना है, कैसे उसको प्राथमिक उपचार देना है। इन केस अगर अनकॉन्शियस हो गया तो कैसे उसको पानी निकाल कर सीपीआर देना है। ये सारी ट्रेनिंग जो है नाविक संगठन को दिया जा रहा है ताकि किसी भी प्रकार की महाकुंभ के दौरान कोई घटना ना हो। संगम नगरी प्रयागराज में जहां एलआईसी की ओर से वार्षिक महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर मंत्री नंदी ने शिरकत की, तो साथ ही ऐसे में मंत्री नंदी ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले एलआईसी के एजेंटों को सम्मानित भी किया। बता दें, कार्यक्रम का आयोजन मनीष गुप्ता के द्वारा किया गया था और ऐसे में शहर के कई गणमान्य अतिथि, बुद्धिजीवी वर्ग के लोग और एलआईसी के एजेंट इस कार्यक्रम में शामिल भी हुए। धन्यवाद। आज वस्तुतः हमारे जीवन बीमा निगम इलाहाबाद मंडल के यशस्वी CLIA श्री मनीष गुप्ता जी का, जिनका क्षेत्र में भी प्रथम स्थान है, उत्तर मध्य क्षेत्र जो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को सम्मिलित करके बना है, उसमें प्रथम स्थान रखते हैं। उनका वार्षिक अधिवेशन है। व्यावसायिक संगोष्ठी के साथ साथ यह पारिवारिक कार्यक्रम भी है। वार्षिक तौर पे हर वर्ष ऐसा कार्यक्रम ये आयोजित करते हैं। इस कार्यक्रम में आज हमारे मुख्य अतिथि माननीय प्रदेश के सर्वाधिक लोकप्रिय कैबिनेट मंत्री श्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी हैं। उन्होंने अपनी सहमति भी दी है और कुछ ही क्षणों में वो हमारे साथ होंगे। इसका उद्देश्य न केवल अपनी व्यावसायिक गतिविधियों को समृद्ध करना है, बल्कि अपनी जो एक पारिवारिक मिलन है वह भी इसका एक उद्देश्य है। किसी भी व्यवसाय की सफलता उसकी समग्रता में समाहित होती है। यदि हमारे साथ जुड़े हुए सारे सदस्य परिवार के साथ हमसे जुड़ते हैं तो हमारी सफलता दुगनी हो जाती है। इन्हीं तारतम्य में आज की इस संगोष्ठी का आयोजन किया गया। पिछले कई सालों से मैं इस कार्यक्रम में सम्मिलित होता हूँ। वरिष्ठ मंडल प्रबंधक कुंतल जी, हमारे छोटे भाई मनीष जी और प्रयाग होटल समूह के रौनक गुप्ता जी और पूरा एलआईसी परिवार से जुड़े हुए बहुत सारे सदस्य और उसके पदाधिकारी, सब लोग पूरे मनोयोग के साथ काम करते हैं। और मैं देखता हूँ, और अभी बताया भी गया मुझे यहाँ पर, कि देश में टॉप 1 और 2 में ये यहाँ की ब्रांच, यहाँ की जो ये मंडल है रहता है। तो निश्चित रूप से पूरी टीम की मेहनत है। जब पूरी टीम मेहनत करती है तो कैप्टन को इनाम मिलता है। तो उसी वजह से मनीष जी को, उसी वजह से कुंतल जी को, इन सब को सराहा जा रहा है। और मैं पूरी टीम भावना के साथ लोग काम करें, इसके लिए मैंने 2-4 शब्द कहे हैं। मेरी शुभकामना है ये जो भी टारगेट लेकर के चल रहे हों, इनका टारगेट 110% पूरा हो, ताकि अगली बार और उत्साह के साथ इस कार्यक्रम को मनाया जाए। संगम नगरी प्रयागराज में जहां मौजगिरी आश्रम के सटे हुए तट पर दीप उत्सव के कार्यक्रम का आयोजन हुआ, श्री दत्तात्रेय सेवा समिति की ओर से
इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया। दीप उत्सव के कार्यक्रम में देव दीपावली मनाने लोग पहुंचे और यहां पर लोगों ने दीप जलाए। लाखों दीप घाट पर जलाए गए, मानो आसमान से तारे ज़मीन पर आ गए हों, और लोग दीपदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। श्री दत्तात्रेय सेवा समिति की ओर से हर साल की तरह इस साल भी यहां पर दीप उत्सव का कार्यक्रम किया गया और करीब 1 लाख से ज़्यादा दीप यहां जलाए गए और अलग अलग क्षेत्रों से लोगों ने यहां पहुंचकर दीप उत्सव में हिस्सा लिया। तो वहीं लोगों में काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा था, कोई सेल्फी ले रहा था तो कोई दिए जला रहा था। वहीं इस मौके पर डीसीपी नगर अभिषेक भारती भी पहुंचे, जहां पर उन्होंने घाट पहुंचकर दीप उत्सव में कार्यक्रम में हिस्सा लिया और साथ ही उन्होंने यहां का जायज़ा भी लिया। इस मौके पर भारी पुलिस बल भी मौजूद दिखाई दिए और साथ ही दीप उत्सव में जो नज़ारा था वो देखने लायक था और लोगों की भीड़ काफ़ी उत्साहित दिख रही थी दीप जलाने को लेकर। हर साल की तरह इस साल भी दत्तात्रेय सेवा समिति की ओर से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।